नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों की निगाहें थी कि क्या सख्त कार्रवाई करने वाली है सरकार उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और उन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ जिन्होंने इसका पूरा ताना बाना रचा है। कल जिस तरह से सुबह से ही तमाम बैठकों का दौर शुरू हुआ, सीसीएस की बैठक और कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक, कैबिनेट की बैठक, तमाम बैठकें हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से अलग अलग बैठकें की। उसके पहले जिस तरह से सेना प्रमुखों के साथ बैठक हुई तो लोगों को ये उम्मीद बढ़ी कि बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला होने वाला है। और दोपहर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इन बैठकों का नतीजा सुनाया गया तो लोग बड़े हैरान हुए, खासकर वो जो सबसे ज़्यादा उम्मीद पाले हुए थे कड़ी कार्रवाई को लेकर और पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई को लेकर। चूंकि सीसीएस की जो पहली बैठक हुई थी उसमें कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए थे, सिंधु नदी का पानी रोककर और कुछ और फैसले लेकर। लेकिन कल एक बड़ा फैसला सरकार ने सुनाया और ये कहा, ये बताने की कोशिश की कि विपक्ष के एजेंडे को धार देने का काम या लागू करने का काम या उसकी जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए सरकार ने ले ली है। जातिगत जनगणना की घोषणा की, उस एक बात की घोषणा की, उस चीज़ की घोषणा की जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अभी तक उसको सिरे से नकार रहे थे। विपक्ष उसकी मांग कर रहा था, विपक्ष ने आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार बनने पर तुरंत लागू करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में शामिल लोग, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर एक हंसी उड़ाते थे विपक्ष के नेताओं की और इसको एक हास्यास्पद तरीके से इसकी चर्चा करते थे। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि जब पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रहा था तो सरकार ने ये बड़ी घोषणा कर दी कि वो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में विपक्ष इसका श्रेय खुद तो ले ही रहा है, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर हैरान भी है कि आखिर ये समय कौन सा था, ये ऐसी टाइमिंग कौन सी थी कि आपको ये करने की ज़रूरत पड़ गई, इसकी घोषणा करने की ज़रूरत पड़ गई, तुरंत आप इसको लागू भी नहीं करने जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद विपक्ष के जो, चाहे वो उसकी नीतियाँ हों, चाहे वो उसके वादे हों, उस पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि विपक्ष की वो नीतियां और वादे और उसके जो कार्यक्रम हैं वो बेहतर हैं, अच्छे हैं जनता के लिए, सरकार के लिए और लोगों के लिए भी, चुनाव जीतने के लिए भी। सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव जीतने के लिए भी उसको एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चूँकि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में चुनाव के समय जो बातें कही गई थी उन कई चीज़ों को अब तक सरकार लागू कर चुकी है और जातिगत जनगणना को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने न सिर्फ मजाक उड़ाया है बल्कि इस तरह की बात करने वालों के खिलाफ बड़े तल्ख शब्दों में उसकी आलोचना भी की है। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष किस तरीके से इसका श्रेय ले रहा है ये बताने की भी कोशिश करेंगे। खासकर राहुल गांधी जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले भी और उसके बाद भी अभी तक जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब 8-9 अप्रैल को गुजरात में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तब जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें भी जातिगत जनगणना को लेकर बात कही गई थी कि इसको, ये उनकी प्रमुखता में है, प्राथमिकता में है। और महत्वपूर्ण बात यह कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कहा था कि अगर मैं जो चीज़ कह दूंगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको स्वीकार कर लेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। क्यों कहा था ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, इस पर अगर विपक्ष श्रेय ले रहा है तो क्या ये सही बात है कि विपक्ष के एजेंडे को, विपक्ष के वादों को, विपक्ष के मुद्दों को प्रधानमंत्री ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, या उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा ठीक है और हमारे मुद्दे, हमारे कार्यक्रम वो ठीक नहीं है? देखिए समीर जी, अब असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को शायद समझ में आ गया है कि बीजेपी का जो विभाजनकारी एजेंडा है अब देश उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जी, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बहुत ज़बरदस्त झटका लगा और जो विपक्ष के आरोप हैं कि ईमानदारी से अगर चुनाव हुआ होता तो ये 240 सीटें भी नहीं आई होती और हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में सरकारें नहीं बनती बीजेपी की। और खुद बीजेपी के जो मुखपत्र कहे जाते हैं आरएसएस के, समीर जी, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था कि हिंदुत्व के बल पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। जी, और लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त झटका लगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस ने अपनी
न्याय पत्र जिसको नाम दिया था, उन्होंने घोषणा पत्र उसको जारी किया था और उसमें कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराने की गारंटी देते हैं। उसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा था कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है और आपकी ज़मीनें छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। ये सारी बातें इसी जातिगत जनगणना पे कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और फिर कहा था जाति तो है ही नहीं, 5 जातियां हैं, युवा है, किसान है और मजदूर है, क्या क्या तो 5 जातियां उन्होंने बताई थी। जातियां मानने से इनकार कर दिया था और अर्बन नक्सल कहा था, जो जातिगत जनगणना की बात करने वाले हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि जो जातिगत जनगणना की बात करने वाले लोग थे वो अर्बन नक्सल थे, तो अब सरकार में बैठे हुए लोग कौन है जिन्होंने जातिगत जनगणना कराने की बात कही जी। इसी तरीके से हम लोग सुनवाएंगे भी, वो जो नितिन गडकरी साहब जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने कहा था कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात जी। तो अब कैबिनेट की बैठक में वो लात कहीं चली कि नहीं चली, ये देखने वाली चीज़ है। अभी तक कोई खबरें आई नहीं है, क्योंकि नितिन गडकरी भी रहे ही होंगे उस कैबिनेट की बैठक में, रहे होंगे और नहीं रहे तो क्यों नहीं रहे, और लात चलाने का मौका था तो रहना चाहिए था। तो ये बहुत सारे अब इसको लेकर बहुत सोशल मीडिया मीम्स जो बन रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने समीर जी हम लोगों का ही एक जो इन्फोग्राफिक था नितिन गडकरी का, जो ये कहता हुआ जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, उसको लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि क्या कैबिनेट की बैठक में सब ठीक ठाक रहा। ये देखिए ये सुप्रिया श्रीनेत ने हमारा जो इन्फोग्राफिक था, और ये इन्फोग्राफिक हमारा जो है ये काफ़ी पुराना है, जिस समय उन्होंने ये कहा था उसी समय का ये इन्फोग्राफिक है। और ये इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सब ठीक तो रहा। ये लिख रही है कि ये वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि आखिर नितिन गडकरी थे कि नहीं, और थे तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया कि नहीं। तो सुप्रिया श्रीनेत उनकी बात को, नितिन गडकरी की बात को लिखकर कह रही है कि कैबिनेट मीटिंग में सब ठीक रहा ना, ये सवाल पूछ रही हैं। तो खैर, वैसे हम अभी आपको सुनाने वाले थे कि राहुल गांधी ने क्या कहा था कि मैं जो कह दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी को स्वीकार कर लेंगे, वो काम कर देंगे। वो इतना कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के अंदर था, लेकिन प्रधानमंत्री अपना कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर चुके हैं, इसकी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम नितिन गडकरी का वो आपको बयान सुना देते हैं जो जाति को लेकर उन्होंने कहा था। और ये बात उन्होंने तभी कही थी जब विपक्ष लगातार देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था। सुन लेते हैं नितिन गडकरी के उस पुराने बयान को। और अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि जिस कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना का पर फैसला हुआ है, उसको लागू करने की बात कही गई है, उसमें नितिन गडकरी थे या नहीं थे, और थे तो क्या उनको ये अपना वादा या उन्होंने जो कहा था वो याद था या नहीं था, वो सुनते हैं। तो नितिन गडकरी का पुराना बयान एक बार सुन लेते हैं। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मतलब जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है। कह रहे हैं नितिन गडकरी, बाद में ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूं, जो होगा नुकसान होगा। और आज उन्हीं की पार्टी ने ये फैसला किया है, उन्हीं के पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने फैसला किया है कि विपक्ष का जो मुद्दा था जातिगत जनगणना का, वो बहुत सही था, इसलिए उन्होंने उसको लागू करने का फैसला किया है। जी बिल्कुल, यही कहा कि वो जो फैसला था वो सही था। और अब तो जो है जातिगत जनगणना की बहुत खूबियां बताई जा रही हैं। जी हाँ। 2 दिन पहले तक जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को ये बताया जा रहा था कि ये तो बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जातिगत जनगणना की मांग के खिलाफ ही आया था जी। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं जो था। तो अब सवाल उठ रहा है कि अब ये जातिगत जनगणना की बात जो केंद्र सरकार कर रही है, तो अब एक है तो सेफ है की बात होगी कि नहीं होगी, और अब ये बटेंगे तो कटेंगे होगा कि नहीं होगा, ये लेकर सवाल जो है वो लगातार सवाल तो अमलेंदु जी बहुत सारे उठ रहे हैं। हम उन विपक्ष के नेताओं की भी बात सुनाएंगे, और जातिगत जनगणना को लेकर जो सत्ता पक्ष के लोगों ने, खास तौर से हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि एनडीए में शामिल तमाम जो पार्टियां हैं वो जातिगत जनगणना के पक्ष में थी, और शायद वही दबाव रहा जिसकी वजह से ये लागू करना पड़ा। लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाया है। कल ही जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया था और उनका एक बयान आया था कि आखिर
क्या जरूरत पड़ गई कि जिस समय पहलगाम हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है, पूरे देश में एक गुस्सा है, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, सरकार को पूरा विपक्ष समर्थन दे रहा है, उसमें आप जातिगत जनगणना के मुद्दे को लाने की क्या आवश्यकता थी? इसको आप पहले भी कर सकते थे और नहीं तो थोड़ा रुक जाते। यहां तक कि बिहार चुनाव भी अभी 6 महीने बाद है, अभी उसको लाने की क्या जरूरत? हाँ बिल्कुल, अभी बिहार का चुनाव भी है, बाद में है, उसको लाने की आवश्यकता क्या थी? और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि बिहार चुनाव नजदीक होने के कारण ऐसा किया गया है। देश महत्वपूर्ण है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और आरएसएस हमेशा जो है वो जातिगत जनगणना के खिलाफ रहा है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी थोड़ी देर पहले बेंगलुरु में कहा है, समिति, वो भी बाइक हम लोग सुनवाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पहले तो राहुल गांधी को वो सुना जाए कि मैं जो चाहूँ वो मोदी जी से बुलवा सकता हूँ। एक बार सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था कि मैं जो चाहूं वो मोदी जी से बुलवा सकता हूं, मैं जो चाहूं वो मोदी जी से करवा सकता हूं। क्यों, क्या संदर्भ था उसका? एक बार सुनते हैं राहुल गांधी के उस बयान को। आज उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है जब जातिगत जनगणना कराने का सरकार ने फैसला किया है। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। तो ये राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो ये चुनाव के पहले का, लोकसभा चुनाव के पहले की स्थिति थी, और उस समय उन्होंने कहा कि मैं, और वास्तव में अमलेंदु जी बार बार अडानी अंबानी का सच में कभी नाम नहीं लेते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्होंने चुनाव के समय अडानी और अंबानी का नाम लिया था। कब लिया था, थोड़ा सा बताएं उसकी पृष्ठभूमि। वो कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए लोकसभा चुनाव के बीच में, और ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस के यहाँ टेम्पो भर भर के अडानी अंबानी जो हैं वो काला धन पहुँचाते हैं। तो अब ये उस समय सवाल उठे कि इसका मतलब प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है और टेम्पो भर भर के पहुँचाते हैं, और मोदी जी की सरकार 10 साल में जो है अडानी अंबानी का काला धन नहीं रोक पाई। तो ये बहुत सारे सवाल उठे थे। इसी को लेकर उन्होंने कटाक्ष जो था राहुल गांधी ने किया कि मैंने ठकाटक ठकाटक कहा तो वो भी ठकाटक ठकाटक कहने लगे, मैंने अडानी अंबानी के लिए कहा तो उन्होंने अडानी अंबानी का नाम ले दिया। तो राहुल गांधी बहुत तगड़ा कटाक्ष किया था कि जो कहलवाना है मुझे बताओ, मैं मोदी जी से कहलवा दूंगा, और ये भी बता दो क्या नहीं कहलवाना है तो वो भी उनको रोक लूंगा। और ये देखने में उसके बाद आप ये देखिए, अमलेंदु जी की चुनाव की बात थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार भले हुई लेकिन एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद सरकार बनने के बाद क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो बहुत सारी चीजें थी उनको एक एक करके सरकार ने लागू करना शुरू किया, यहां तक कि उन मुद्दों को भी जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हमलावर रहे। और अब तो ये एक बड़ा जो फैसला किया गया है जातिगत जनगणना का, ये कांग्रेस पार्टी का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। इसको लेकर ये कहा गया था, वादा किया गया था कि सरकार बनने पर तुरंत करवाया जाएगा, और बिहार में भी, बिहार और कर्नाटक में कराया भी गया है, सर्वे कराया गया है जातियों को लेकर। बिहार में जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, यानी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार रहते हुए वहां जातिगत सर्वे कराया गया था, और कर्नाटक में भी कराया गया। तो एक तरह से ये दिखा दिया था अब इंडिया गठबंधन ने कि उनकी सरकार बनने पर होगा। अब अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जातिगत जनगणना की बात कही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का वो बयान निश्चित तौर पर इस समय वो काफ़ी प्रासंगिक हो जाएगा, और लगातार सोशल मीडिया पर वो बयान बड़ा वायरल हो रहा है। कुछ और भी उनके बयान बड़े वायरल हो रहे हैं, लेकिन ये तो सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मान लिया है
कि विपक्ष सही था, वो गलत थे। हाँ, बिल्कुल विपक्ष सही था और सरकार गलत थी, यानी बीजेपी गलत थी। जी हाँ। सरकार तो हाँ, क्योंकि घटक दल तो चाह ही रहे, बीजेपी गलत थी और इसको लेकर ये सवाल था, क्योंकि चाहे अनुप्रिया पटेल हो, नीतीश कुमार हो, ये सब इसके पक्ष में थे और तेजस्वी ने कल कहा भी कि भाई हम तो मुख्यमंत्री जी को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, उन्होंने मना कर दिया था उस समय कि जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ जातिगत सर्वे कराया गया। और जाहिर सी बात है कि कल अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि जो राज्यों में कराए गए हैं वो जातिगत सर्वे हैं, जातिगत जनगणना नहीं है, चूंकि जातिगत जनगणना जो है, जनगणना कराना वो केंद्र का विषय। ये बात सही भी है, केंद्र का विषय। तो लेकिन सवाल ये है कि जब 2011 की जनगणना में आंकड़े आ गए थे, वो आंकड़े बीजेपी की सरकार बनने के बाद जारी क्यों नहीं किए गए, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उसे शामिल कर लिया था कि इसको जातिगत जनगणना होगा, आंकड़े आए, मतलब उसे इकट्ठे किए गए, लेकिन वो तब तक सरकार बदल गई और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो वो आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब ये पक्ष विपक्षी तब से तमाम बातें चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ का भी, समीर जी, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसमें एक बड़ा वायरल हो रहा है इस समय कि वो कि जाति की बात करते क्या क्रूर और कायर, कुछ इस तरीके से जो है उन्होंने कहा है। बिल्कुल, सुनते हैं योगी आदित्यनाथ के उस बयान को भी। योगी आदित्यनाथ भी जातिगत जनगणना को लेकर बहुत मुखर रहे हैं और काफ़ी विरोधी रहे हैं उसके। जातियों की बात जब भी कोई करता है तो उनका उसी तरीके से उन्होंने भी आलोचना की जिस तरह से नितिन गडकरी कर रहे हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तक इसकी आलोचना करते रहे, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की अध्यक्षता में इसको कैबिनेट कमेटी की बैठक में, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी है उसमें इसको मंजूरी दी गई है, इस पर फैसला लिया गया है। सुन लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अभी तक उनका क्या स्टैंड था। हालांकि इसके बाद अभी उनका स्टैंड नहीं पता चला है कि क्या है इस घोषणा के बाद, लेकिन पहले वो जातिगत जनगणना को जब तक विपक्ष उसकी मांग कर रहा था तब तक उनका क्या स्टैंड था, ये जरूर सुनना चाहिए। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और यही है सच्चाई। तो विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इसमें कह रहे हैं कि कविता की लाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कहा गया है कि जाति जाति की बात करने वाले ये कायर होते हैं। अब किसके लिए वो कह रहे हैं, सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा। हाँ, उनसे पूछा जाएगा और बीजेपी के तमाम नेताओं से पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले अरविंद नक्सल थे, उन्होंने जैसे कहा था पहले। फिर कांग्रेस के न्याय पत्र पर जिसमें जातिगत जनगणना की गारंटी दी गई थी उसे बताया गया ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। तो अब ये जो घोषणा हुई है ये मुस्लिम लीग की घोषणा है या भारत सरकार की घोषणा है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि उस समय तो बता दिया था मुस्लिम लीग का न्याय पत्र जिसमें जातिगत जनगणना की बात कही गई है। ये तमाम बातें हैं। कल राहुल गांधी ने, समीर जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इसके मुद्दे के बाद। पहलगाम के मसले पर भी उन्होंने उसमें बातचीत की। वो कानपुर से लौट कर आए थे, शुभम द्विवेदी जो जिनकी जान चली गई थी उस घटना में, उनके परिवार से मिलकर आए थे। और जो उन्होंने, राहुल गांधी ने कल जो थी बात कही और ये कहा उन्होंने कि हमने इसकी मांग की थी लगातार, संसद में भी हमने मांग की थी और उन्होंने कई बातें कही कि हमने कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवा के ही मानेंगे, साथ ही आरक्षण में जो 50% की सीमा है उसको भी हम तोड़ देंगे। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही, तो हम चाहते हैं कि वो सुन लिया जाए। सुनते हैं। और अमलेंदु जी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की, सोशल मीडिया पे तमाम जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी अपनी सारी बातें मनवा कर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, यानी उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से। जबरदस्त इस मुद्दे पर बहुत ही हताश महसूस कर रहे हैं वो जो उनके समर्थक हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों की भरमार है जो हर फैसले का बहुत ही शिद्दत से तारीफ करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस फैसले ने, एनडीए सरकार के इस फैसले ने उनको भी बड़ा मायूस किया है। तो उसकी बात हो रही है कि अब राहुल गांधी का जो भी उनका नैरेटिव है उसी पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है। सुनते हैं इस फैसले के बाद, यानी जातिगत जनगणना को जो फैसला लिया है केंद्रीय कैबिनेट ने, उसके बाद राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा क्या। तो उसको लेकर जो राहुल गांधी ने ये कहा कि उनका ये पहली बात उसकी टाइमलाइन बताई जाए और दूसरी बात ये कि हमारे जो तमाम और मुद्दे हैं उन पर भी सरकार स्पष्टीकरण दे।
हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने कहा कि इसको सरकार स्पष्टीकरण दे और ये बजट इसका कब किया जाएगा, टाइम फ्रेम इसका क्या होगा, इसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा और अपनी सरकार को सलाह दी कि भाई आप अगर हमसे चाहते हैं हम आपको मदद कर सकते हैं इसमें कि किस तरीके से कराया, चूँकि हमने तेलंगाना में जनगणना कराई, कर्नाटक में और तेलंगाना में सर्वे हुआ, तो हमारे पास मॉडल हैं कि इस मॉडल पे हो सकता है। बिहार में हुआ था लेकिन वो मॉडल ठीक नहीं था जो नीतीश कुमार ने करवाया था, हमारे पास मॉडल है और उससे सारी चीज़ें सही आ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। मतलब अपनी तरफ से राहुल गांधी ने ये मदद की जो थी पेशकश कर दी है। बिल्कुल, तो उसको सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा इस जातिगत जनगणना को लेकर। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जांपल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। तो कांग्रेस के पास उसका एक फॉर्मेट है जिस पर हम कर सकते हैं। ये पेशकश की है सरकार को कि हम किस तरीके से जातिगत जनगणना कराई जा सकती है और हमने अपने शासित राज्यों में, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ इसको आजमाया है। और इसी को लेकर इस समय कांग्रेस की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कुछ कह रहे हैं। सीधे रुख करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्या कह रहे हैं जयराम रमेश जातिगत जनगणना के सरकार के फैसले पर? जाति जनगणना हो, और ये प्रधानमंत्री की सोच से ये निर्णय लिया गया है। तो 11 साल आप चुप रहे और अचानक अप्रत्याशित तरीके से आपने ये निर्णय लिया, हेडलाइन बनाया, जब सारा देश शोक मना रहा है पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर। उस बीच आपने ये कह दिया कि जाति जनगणना कराएंगे। तो मैंने आपको आवंटन के बारे में कह दिया है, प्रधानमंत्री की सोच क्या थी 1 साल पहले, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। और जो 11 साल से हम मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना कराइए, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी है। 2011 की जनगणना के बारे में कल अश्विनी वैष्णव जी बहुत कुछ बोले। ये 2011 में, जैसा कि मैंने कहा, ग्रामीण और शहरी भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में कराया गया था। करीब 25 करोड़ परिवारों से जानकारी हासिल की गई थी। जाति की जानकारी और सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी।
ये बात सच है कि जाति की जानकारी जो हासिल की गई थी इस सर्वे में, वो प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि उसमें कुछ खामियां, कई खामियां थी। 2012 में, 2013 में मैं खुद मंत्री था और मैंने खूब कोशिश की राज्य सरकारों से मिलकर कि जो खामियां हमने पाई हर एक राज्य में, उसको हम कैसे सुधार सकें। बाद में इलेक्शन आया, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा, हम जानकारी प्रकाशित नहीं कर पाए, पर मुझे खुशी है कि ये जो जानकारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर जो जानकारी हासिल की गई थी इस सर्वेक्षण से, इस सर्वे से, वो आज भी मोदी सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। यानी कि जो पुराने जमाने में जो बीपीएल कहा जाता था, बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, वो बीपीएल नहीं है अभी ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी, जो अभाव है, डिप्रीवेशन है, उसके आधार पर सारी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू होते हैं और मोदी सरकार ने उसी जानकारी को इस्तेमाल किया। पर जाति को लेकर जो जानकारी हासिल की गई थी, जिसमें सुधार चल रहा था 2013 में खास तौर से, वो पूरा नहीं हो पाया चुनाव के पहले। अचानक सरकार ने उस पर रोक लगा दी और सरकार की ओर से ये कहा गया कि जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। अगर राज्यों को करना है करने दीजिए, पर हम नहीं करेंगे। साथियों, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान में जिम्मेदारी सेंसस कराने की केंद्र सरकार की होती है। यूनियन लिस्ट, यानी कि केंद्र सरकार की सूची में सेंसस शामिल है। पर क्योंकि सरकार नहीं करना चाहती थी, केंद्र सरकार नहीं करना चाहती थी, बिहार सरकार ने किया, तेलंगाना सरकार ने किया और पहले कर्नाटक सरकार ने भी किया था, तो अलग अलग राज्य करने लगे। पर मुझे खुशी है कि कल मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पहचानी। इस संविधान के अनुसार सेंसस कराना, जनगणना कराना, जाति जनगणना कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ये रहा पहला मुद्दा, कास्ट सेंसस को लेकर। 8,200 करोड़ की मांग 2019 में, अब 10,000 करोड़ रुपया होगा। मेरा अनुमान है 10,000 या 11,000 करोड़ रुपया जरूरत पड़ेगी। और उसकी तुलना में इस बजट में, इस साल के बजट में आपने 575 करोड़ रुपया का आवंटन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट को आए और जो आपको और धनराशि की जरूरत पड़ेगी वो पार्लियामेंट से अनुमति लें और जल्द से जल्द आप ये जनगणना शुरू कराइए। जनगणना करने में करीब 10 महीने लगते हैं, करीब 10 महीने। तो अगर आप नवंबर में भी शुरू करेंगे तो 10 महीने अनुमान लगा लीजिएगा, अगस्त तक आप खत्म कर पाओगे। जितना भी आप उसको तेजी से करो, 6-7 महीने तो लगेंगे ही। तो ये रहा कास्ट सेंसस को लेकर। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कास्ट सेंसस के संदर्भ में। बाद में वो 50% और 15-5 के बात में मार करूंगा। हर एक जनगणना में 1900
तो ये है कि कास्ट सेंसस को लेकर 11 साल तक सरकार चुप बैठी रही और उस समय का जो पिछली सरकार ने उस पर जो कदम आगे बढ़ाए थे उसको पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब अचानक कास्ट सेंसस कराने की घोषणा की है सरकार ने। अब ये भी मांग की जा रही है कि कहे तो उस पर एक अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, बजट खर्च होता है, उसका प्रावधान करना पड़ेगा, तो उस पर संसद का में उसके पर चर्चा की जाए, क्योंकि अभी जो प्रावधान किया गया है वो बहुत कम है। ये सारी बातें जयराम रमेश कह रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों में जो इस विपक्ष के एजेंडे को एक तरीके से स्वीकार किया है एनडीए सरकार ने, उसकी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी के पुराने बयानों की चर्चा हो रही है और राहुल गांधी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ संसद में भी कहा था कि हम कास्ट सेंसस करा कर रहेंगे, इसी सरकार से करा कर रहेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। एक बार सुनते हैं उस बयान को भी राहुल गांधी का कि किस तरह से कास्ट सेंसस को लेकर जो उन्होंने दावा किया था वो दावा उनका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है, वो सही होता दिखाई पड़ रहा है और आज सरकार ने उस पर फैसला ले ही लिया। माइक यहाँ से नहीं जाती स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी दूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। ये पार्लियामेंट में कहा था राहुल गांधी ने और कहा था कि हम करा कर दिखाएंगे, और आखिरकार सरकार उनकी भले नहीं आई, लेकिन उनका जो संकल्प था वो पूरा का पूरा हो ही गया, ये साफ दिख रहा है। तो सरकार भी मजबूर हो गई, एनडीए सरकार भी उस एजेंडे को पूरा करने के लिए जो विपक्ष ने रखा हुआ था, उसका जो वादा था लोगों से, जो उसने अपने घोषणा पत्र में कहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी उस समय भी कह रहे हैं कि चाहे जितनी गालियां दी जाएं, यानी जिन बातों को हम अभी सुना रहे थे कि विपक्ष के नेताओं के लिए जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, उनके लिए क्या क्या नहीं कहा गया, जाति की बात करने वाले को क्या कहा गया, और खुद प्रधानमंत्री उनको अर्बन नक्सल कह रहे हैं, यानी जो बुद्धिजीवी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, उनके लिए उन्होंने एक नया शब्द ईजाद किया है, अर्बन नक्सल। उन्होंने भी कहा, इसी बात का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी कि हम चाहे जितनी गालियां दी जाए लेकिन हम उसको लागू करा कर रहेंगे। और आखिरकार वो फैसला खुद इसी सरकार ने लिया जो सरकार उसका विरोध कर रही थी। हाँ बिल्कुल, इसी सरकार ने फैसला लिया जो उसका विरोध कर रही थी, और ज़बरदस्त विरोध कर रही थी। 4 दिन पहले तक समीर जी विरोध होता रहा है। हाँ। और लगातार विरोध होता रहा है। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर जो है वो राहुल गांधी के सामने कर दिया है पूरी तरीके से, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और राहुल गांधी की जो हमने अभी बाइट सुनवाई समीर जी, ये उस समय की थी जब अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि जो जाति की जनगणना की बात वो कर रहा है जिसकी खुद की जाति का पता नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने कहा था। और समीर जी यही तो बड़ी बात है कि जो जाति मुक्त हो चुका है वही जाति जनगणना की बात कराने की बात कर सकता है जी, और जो जाति के जंजीरों में जकड़ा हुआ है वो नहीं कर सकता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार इसके विरोधी रहे हैं, और आज से विरोधी नहीं रहे हैं, जब से आरएसएस बना तब से इसके विरोधी रहे हैं। और यही सवाल जो थे जयराम रमेश पूछे हैं, और यही सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूछा कि आरएसएस तो हमेशा से इसका विरोधी रहा, और क्या क्या नहीं कहा गया जाति की जनगणना कराने वालों की बात करने वालों के लिए, ये सारी बातें हैं। और संसद के अंदर भी इसमें लंबे समय से बातचीत होती रही है। एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय भी संसद में मांग उठी थी। यूपीए की सरकार थी, उस समय भी संसद में मांग उठी थी। शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, इन लोगों ने बात उठाई थी। और उसके बाद फिर यूपीए सरकार ने इसको शामिल किया था 2011 की जनगणना में, और सदन में वक्तव्य दिया था सरकार ने। हुई भी वो, लेकिन सरकार पर लगाई तो बीजेपी की सरकार जब आई उसने वो आंकड़े नहीं जारी किए। और यही जयराम रमेश कह रहे हैं कि आप 11 साल से सोए हुए थे, आपने वो आंकड़े भी जारी नहीं किए, और आपको इतनी देर क्यों लगी आखिर। अब जनगणना चूंकि लेट हुई है, तो अगर आप अभी कराना भी चाहेंगे तो नवंबर में भी अगर आप कराना चाहेंगे तो कम से कम 10 महीने इसको लगेंगे, यानी
2026 के आखिर तक आकर होगी तो फिर परिसीमन कैसे होगा। अब बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो गए और इसके लिए बजट का एलोकेशन क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं समीर जी। बिल्कुल, तो सुनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को भी, लेकिन उससे पहले एक बार सुनते हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत क्या कह रहे हैं। और उन्होंने भी वही बात कही है कि किस तरह से पूरा का पूरा विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा है। लगभग 1 दशक से सरकार जब से बनी है और सरकार उस मांग को खारिज करती रही है, खारिज ही नहीं करती रही है बल्कि मखौल उड़ाती रही है उस मांग का। लेकिन आज वो विवश हो गई उसको पूरा करने के लिए, खुद उसने ये फैसला लिया कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। सुन लेते हैं संजय राउत को क्या कह रहे हैं। देखो, देवेंद्र फडणवीस की बात आप भूल जाइए, उनको वो लेवल की बात समझ में नहीं आती, राष्ट्रीय लेवल की, समझा ना। राहुल गांधी जी लगभग 10 साल से, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे और कोई मंच हो, जातीय जनगणना की बात करते आए हैं। जिस जाति का जितना हिस्सा है उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये पूरा बहुजन समाज की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी को समझ में नहीं आएगी, उनकी विचारधारा अलग है। देवेंद्र फडणवीस की विचारधारा उस जातीय जनगणना में नहीं बैठती। ये बहुजन समाज की बात है, मैं ये बोल रहा हूं। ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है और ये चलती रहेगी। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। सरकार को झुकना पड़ा। राहुल जी ने जो बात कही बार बार इस बारे में, वो समाज के, देश के आखिरी तबके तक चली गई। तो बिहार चुनाव सामने है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर और कुछ है, तो सरकार को निर्णय लेना पड़ा। दूसरी बात, राजनीति उसमें भी है। ये पहलगांव हमले के बाद जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बना है, लोग मोदी जी से सवाल पूछने लगे हैं, तो सवाल के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए भी ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया। नहीं तो इतने साल से हम बोल रहे, तब निर्णय नहीं लिया, लेकिन कल ले लिया। युद्ध का माहौल है, लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी को और अमित शाह को। हाँ, तो ये भी एक मुद्दा है। तो संजय राउत वही बात कह रहे हैं जो टाइमिंग की बात हम लोग कर रहे थे कि आखिर इस समय करने का, इस समय ये फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सरकार घिरी है, कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। यहाँ तक कि जो आतंकवादियों ने उस घटना को अंजाम दिया वो पकड़े तक नहीं गए हैं और इधर जातिगत जनगणना कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं बिहार में, फिर से उनके बिहार में कार्यक्रम लगे हैं, आज महाराष्ट्र में कार्यक्रम लगे हैं। तो ये सारी चीज़ों से जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। और चूंकि उसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, जैसा अभी जयराम रमेश भी कह रहे थे और संजय राउत भी कह रहे हैं, तो ये क्या वास्तव में सिर्फ उसी मुद्दे से, ज़रूरी मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये सवाल भी उठ रहा है। और चूंकि उसकी टाइमिंग ऐसी है इसलिए सवाल उठना ज़रूरी है। इसलिए सवाल उठना ज़रूरी है क्योंकि अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध ही करती आई है और अचानक उसने कैसे फैसला ले लिया कि इसको हम कराने जा रहे हैं। हाँ समझिए, इसमें यहाँ एक और बात भी हो सकती है, चूँकि जो पहलगाम के मसले पे जो जवाब देना है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को, खासतौर से पाकिस्तान को, जी वो मसला एक गंभीर मसला है और वो मसला ऐसे टल नहीं सकता है किसी करके। तो वो उस पर, और जाहिर सी बात है कि उस पर कोई एक्शन होगा तो वो ढोल नगाड़े पीट कर नहीं होगा। तो यहाँ तो ये बात समझी जा सकती है कि उसके पीछे हो सकता है कोई गुपचुप तैयारी चल रही हो या जो भी करना हो उसको। और कल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि हमने सरकार को पूरी तरीके से 100% समर्थन दिया हुआ है, उनको जो करना है उस पर वो करें, क्योंकि वो काम करना सरकार का है, विपक्ष का सहयोग चाहिए, विपक्ष उसमें 100% साथ में है। तो ये हो सकता है। तो अब ये संजय राउत का अपना मत है कि किस लिए किया गया है, किस लिए नहीं किया गया है। बिहार चुनाव को देखकर किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बिहार चुनाव का भी मसला नहीं है, जो भी किया गया हो। बहरहाल कुल मिलाकर जो है लगता है वो लगता यही है कि चूंकि ये लग रहा था बीजेपी को कि राहुल गांधी इस मसले को लगातार उठा रहे हैं। और राहुल गांधी का एक और है, हम वो बाइट निकालने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने कहा था कि मैं इसको तब भी करूंगा चाहे मुझे राजनीतिक तौर पर नुकसान हो जाए, तब भी मैं जातिगत जनगणना को करा कर रहूंगा। तो यानी बीजेपी को यह समझ में आ गया कि ये आदमी इतना ज्यादा दृढ़ है और ये अपने मुद्दों से हटता नहीं है, पीछे पलटी नहीं मारता है। तो ये एक तरीके से समझ में आ गया कि ये इस आदमी जो ये आगे बहुत लेकर जाएगा और विपक्ष का पूरा समर्थन इसको मिल रहा है और ये लगातार भाजपा को इसका नुकसान हो रहा है। तो
तो ये चीज़ एक तरीके से कहा जाए कि अब ये राहुल गांधी इसको लेकर और आगे बढ़ते और बीजेपी को नुकसान हो, तो बीजेपी का नुकसान रोकने के लिए एक कोशिश करने की कोशिश की गई है। वो अब बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि बांध था, उसमें छेद हो गया, तो वो बांध छेद जहाँ हो गया तो लगा था वो उसके सारे मतलब रुक जाए वो बांध, चूँकि मदद देर से आएगी तो तब तक गांव बह जाएगा। तो बीजेपी ने अपना गांव बह जाने की जो चिंता थी, तो वो छेद रोकने के लिए जो वो सरकार जो है मतलब बीजेपी अब उस छेद पर जाके चिपक गई है कि बीजेपी का गांव ना बह जाए। तो राहुल गांधी ने जो बांध में छेद कर दिया, उससे अब जो बीजेपी घबराई हुई दिखाई पड़ रही, तो इसलिए ये लेकर आया गया है। जी बिल्कुल, इसको लेकर आया गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिस मुद्दे का इतने दिनों से आप विरोध कर रहे थे, क्योंकि अगर बीजेपी को उसमें फायदा दिख रहा होता तो पहले भी वो कर सकती थी, चाहे वो राजनीतिक फायदे की बात हो, चाहे किसी भी तरह के फायदे की बात हो। लेकिन अचानक इस मुद्दे को लेकर आना, जब पहलगाम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है, पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है, बार बार कह रहा है कि पूरा समर्थन है विपक्ष का, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई का इंतजार ही हो रहा है। और इस बीच जातिगत जनगणना का मुद्दा लेकर सरकार आ गई है कि हम कराएंगे, यानी जो विपक्ष का एजेंडा था, विपक्ष का जो वादा था, उसको खुद पूरा करने में लगी हुई है। विपक्ष इसका श्रेय ले रहा है। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, और उन्होंने भी इस पर सरकार को कहा है कि आखिर इतने दिनों तक चुप बैठे रहे, विरोध करते रहे और मजाक उड़ाते रहे जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने खुद ही उसको लागू करने का फैसला कर लिया? And if money is not there, how they will conduct survey? They should also give time limit. And if time limit is not there, it will take long time. Therefore, my suggestion is that they should give special attention to this, and within 2-3 months, whatever time limit, fix the government as early as possible. They conduct the survey and fulfill the promise what the people wanted. Sir, do you think this is being done keeping in mind the Bihar elections and upcoming elections, since that the Congress has always stood for the caste census? You think this is just to oppose the Indie bloc and hold this just ahead of the Bihar elections? No, I don't. तो इसी ये बात हो रही है कि आखिर इस समय उसको लागू करने की क्या ज़रूरत पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमारी लंबे समय से ये मांग रही है, पूरे विपक्ष की यही मांग रही है, और आखिरकार एक उसको स्वीकार किया है विपक्ष की मांग को। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं, उनका तेजस्वी यादव भी लगातार इसकी बात करते रहे हैं, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इसकी बात करता रहा है, जातिगत जनगणना की मांग करता रहा है, वादा करता रहा है कि सरकार में आने पर हम उसको लागू करेंगे। अब एनडीए सरकार ने ही उसको लागू कर दिया है। सुनते हैं तेजस्वी यादव को भी क्या कह रहे हैं सरकार के इस फैसले के बाद जो जातिगत जनगणना का फैसला किया है केंद्र सरकार ने। जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है, 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि ये परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। और ये जब तक हम लोगों को साइंटिफिक डेटा नहीं पता चलेगा पूरे देश की आखिर स्थिति क्या है, तब तक हम उन समाज, जो पिछड़ा समाज, जो गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा में नहीं ला सकते। गरीब कौन है, मजदूर कौन है, कचरा कौन साफ करता, ठेला कौन चलाता है, नाला कौन साफ करता है, दिहाड़ी मजदूर कौन है, और यही नहीं कौन भूमिहीन है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, किसको कितना सरकारी नौकरी है, किस जाति में, जब तक ये नहीं पता चलेगा
तब तक आप जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं करता है। तो एक डेटा आ जाएगा, डेटा के आधार पर आपको जो है इस पे बजट में प्रावधान करना पड़ेगा कि उनको मुख्य धारा में कैसे लाए, बजट उसी हिसाब का बनाना पड़ेगा। अब भाजपा के लोगों को, अब बिहार का चुनाव है, स्वाभाविक है, तो आएंगे कूद कूद करके कि हमने कराया, मोदी जी ने कराया। अरे मोदी जी ने तो कई बार नकारा, लड़ाई तो असली लालू जी ने, हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है। और भाजपा के लोगों को, एनडीए के लोगों को हम आज थोड़ा क्रोनोलॉजी जो है और इतिहास जो है वो बताना चाहते हैं, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया। 1996 में देवगौड़ा जी के कैबिनेट में तो है कि बिहार चुनाव से पहले कराया जा रहा है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी है, लेकिन अभी भी ये संदेह बरकरार है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अचानक इसकी घोषणा की गई है, ये फैसला लिया गया है बिहार के चुनाव से पहले, और जातियों का कितना महत्व वहाँ पर है, उसको देखते हुए अभी भी आशंका के बादल मंडरा रहे हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब होगा और कैसे होगा। विपक्ष लगातार आशंका जता रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि विपक्ष कह रहा है कि उसके दबाव में आकर प्रधानमंत्री को इस फैसले को अपना लागू करना पड़ा, यानी ये फैसला लेना पड़ा जातिगत जनगणना का। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है और वही बात उन्होंने कही है कि हमने कहा था और आखिरकार सरकार को वो काम करना पड़ गया जो हमने कहा था। लिख रहे हैं राहुल गांधी की, कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे, ये हमारा विज़न है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार एक पारदर्शी और प्रभावी जाति जनगणना कराए, सबको साफ साफ पता चले कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी है। जाति जनगणना विकास का एक नया आयाम है। मैं उन लाखों लोगों और सभी संगठनों को बधाई देता हूं जो इसकी मांग करते हुए लगातार मोदी सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे आप पर गर्व है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। और जाहिर सी बात है कि लगातार इस मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं, चाहे चुनावी सभा हो, चाहे संसद हो या फिर पार्टी का कार्यक्रम हो। पार्टी के जो राष्ट्रीय सम्मेलन में भी जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें भी ये बात कही गई और आखिरकार सरकार को वो काम करना ही पड़ा जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। हाँ बिल्कुल, विपक्ष जिसकी मांग कर रहा था वो करना पड़ा और सरकार को झुकना पड़ा। और समीर जी, इसको राहुल गांधी के आगे बीजेपी के सरेंडर के तौर पे देश देख रहा है। और तेलंगाना से खबर ये आ रही है कि हैदराबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और आम लोगों ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के पोस्टरों पर दूध से जो है जलाभिषेक किया है। मतलब अब ये हम दिखा, हमारे पास होगी वो क्लिप, हम अपनी टीम से कहेंगे उसको दिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से अब शुरू हो गया है, मतलब ये जश्न मनाने का। कल आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, जिसमें उनकी तस्वीरों पर उनको दूध से नहलाया जा रहा है। दूध से नहलाया जा रहा है। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि राहुल गांधी जो है अब इसमें बड़े हीरो बन गए हैं और राहुल गांधी लगातार अपने एजेंडे पर बीजेपी को खींच कर ला रहे हैं और सारे काम करवाना है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगला नंबर अब अग्निवीर का है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि हम आएंगे अग्निवीर हटाएंगे। तो राहुल गांधी के आने से पहले अग्निवीर हट जाएगा। अब लोग ये भी बात कर रहे हैं तो क्या बिहार चुनाव से पहले अग्निवीर भी हटेगा? अब ये भी सवाल जो होना शुरू हो गए। तो अब देखना है कि अग्निवीर पे क्या होता है स्टैंड, लेकिन ये फिलहाल एक बड़ा कदम माना जा सकता है और इस पे सरकार जो है एक तरीके से राहुल गांधी के आगे झुकती हुई नजर आई है। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। बीजेपी झुकती हुई नजर आई है, सरकारें तो नहीं झुकती हैं, पार्टियां झुका करती हैं, तो पार्टी झुकती हुई नजर आई है। तो लेकिन चूंकि सरकार में बीजेपी है तो बीजेपी झुकती हुई नजर आई है और उन एजेंडे को लागू, यानी आपका एजेंडा जो था, आप अपना एजेंडा छोड़कर अगर आप विपक्ष का एजेंडा लागू करने लग जाएं तो आपके एजेंडे का क्या होगा जी। और वो भी तब जब आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो माना जाएगा कि आपका एजेंडा फेल है और आप खुद उसको महसूस कर रहे हैं। खुद आप स्वीकार कर रहे हो आपका एजेंडा फेल है जी। भाई आप तो खुद विपक्ष का एजेंडा जब लागू कर रहे हैं, राहुल गांधी का एजेंडा आप लागू कर रहे हैं, तो आपने स्वीकार कर लिया कि आपका एजेंडा फेल है। तो अब देखना ये है समीर जी कि क्या जो हिंदू राष्ट्र की बातें आरएसएस कर रहा था 100 साल होने पूरे, तो क्या वो उससे पीछे जाएगा जी, ये देखना होगा।
तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल जो उठे हैं। और देखिए ये अब देख रहे हैं, ये तेजस्वी यादव के यहाँ जो है ये पटाखे छोड़कर जो है वो जश्न मनाया जा रहा है इसका, कि एक लंबी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो पूरी हुई, और कह भी रहे थे। और ये उनका है राहुल गांधी का, और उनका ये वहाँ जो है जुलूस निकल रहा है उनके पोस्टर लेकर, ये दूध से जो है वो, ये रेवंत रेड्डी का। और राहुल गांधी ने इसको लेकर एक और उनका बयान याद आ रहा है अमलेंदु जी, उन्होंने कहा था कि इसका हमें चाहे राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़े फिर भी हम ये लागू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा था उन्होंने कि मुझे चाहे राजनीतिक रूप से इसका नुकसान भी उठाना पड़े फिर भी मैं इसको लागू करूंगा, चूंकि ये मेरा मिशन है और हमारा विजन है जी। तो हमारा मिशन और विजन, तो राहुल गांधी ने एक चीज़ तो साबित कर दी कि वो आदमी जो ठान लेता है अपने मिशन के बारे में, अपने विजन के बारे में, उससे पीछे नहीं हटता है, उस पर डटा रहता है। ये बात मुझे लगता है समीर जी, अब बीजेपी को राहुल गांधी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहुल गांधी अपने मुद्दों से नहीं हटते हैं। बीजेपी लगातार जिस तरीके से पलटी मार रही है अपने तमाम मुद्दों पे, अब तो लोग कहने लगे हैं कि पलटू चाचा जो हैं वो असली जो है बीजेपी है, वो नीतीश कुमार नहीं है, क्योंकि मुद्दों से पलटी तो बीजेपी मार रही है अपने जी। सारे मुद्दे आप जो अपना रहे हैं वो अभी विपक्ष को राहुल गांधी के मुद्दे अपना रहे हैं। तो ये अब बताइए किस मुंह से अब कल को जब बहस होगी इसको लेकर अगर संसद में समीर जी, तो अब निशिकांत दुबे, हालांकि अभी भी जहर उगल रहे हैं निशिकांत दुबे, अभी भी उनका ट्वीट था कल ही उनका कि राहुल गांधी अपनी जाति क्या बताएं। अरे राहुल गांधी अपनी जाति बताएंगे तब बताएंगे। आप बताइए, आप जो जहर उगल रहे थे जाति के जनगणना को लेकर, आपका क्या रुख होगा जी? जो लोग वहां यही तो तय नहीं कर पा रहे हैं वो समर्थक हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के अपने नेता हो जिन्होंने इस तरह के बयान दिए, चाहे बीजेपी के तमाम समर्थक हों, कार्यकर्ता हों, कि अब वो क्या करें। जिसका उन्होंने इतने दिनों तक विरोध किया उसको उनके समर्थक यानी उनकी पार्टी ही उसको लागू करने पर आ गई है, उसने फैसला ले लिया है। अब किस मुंह से उसका विरोध करें। हालांकि कुछ लोग फिर भी जिन्होंने जबरदस्त विरोध किया था उसके अब समर्थन में भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन तमाम लोग बहुत इससे आहत हुए हैं कि जिसको लेकर उन्होंने विपक्ष को इतना घेरा, विपक्ष को इतनी खरी खोटी सुनाई, अब उन्हीं की सरकार, उन्हीं की समर्थक सरकार इस तरह के फैसले को लागू करने जा रही है। बड़े मजे की बात आपको बताऊं समीर जी, जब एक चैनल पे जब शुरुआत में राहुल गांधी ने मुद्दा उठाना शुरू किया तो एक चैनल पे मैं था और एक बीजेपी के समर्थक हैं वो थे, और वो मुझसे कह रहे थे कि अरे पंडित नेहरू ने जो था इसका विरोध किया था जाति के जनगणना का, आप जो है इसका समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक तो पंडित नेहरू ने विरोध नहीं किया था, अपने को आप दुरुस्त कीजिए। लेकिन अब मैं देख रहा था कल वही सज्जन जो है वो इसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे जाति के जनगणना की, बता रहे थे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। तो अगर बीजेपी के सारे मास्टर स्ट्रोक वो हैं जो राहुल गांधी की नीतियां हैं, तो फिर बीजेपी का अपना क्या भाई, ये तो बता दो। अब जी वही बात हो रही है कि मास्टर स्ट्रोक तो है, जाहिर सी बात है जो संजय राउत कह रहे हैं कि तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस मास्टर स्ट्रोक से ये विपक्षी आहत हो रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक आहत हो रहे हैं। हाँ, तो अब फिलहाल तो समझिए जो बीजेपी के समर्थक हैं वही आहत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर एक बड़ी खबर समझिए ये है कि हम लोगों ने कल भी उस पर चर्चा की थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल पूरे देश भर में वक्फ कानून के विरोध में 9 बजे से लेकर और रात के 9:15 बजे तक बत्ती गुल का आह्वान किया था। वो ज़बरदस्त तरीके से सफल रहा। तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने जो थे वो चित्र और वीडियोस जो थे वो डाले कि किस तरीके से बत्ती गुल। अब इसको लेकर जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं और हमें ये भूलना चाहिए, हमें ये नहीं भूलना मतलब नहीं चाहिए कि मसला सुप्रीम कोर्ट में, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। तो हम जी सुन लेते हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है वक्फ संशोधन कानून को लेकर। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार फंसी हुई नजर आ रही है। उसने जल्दबाजी में इसको पारित तो करा लिया है इस कानून को, लेकिन जगह जगह जिस तरह से विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख दिखाई पड़ रहा है, 5 मई को उसकी सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तारीख दी है, उसको लेकर सरकार फंसी हुई है। इधर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो सरकार एक बड़ा उस पर कार्रवाई का दबाव बन ही रहा है। तो इन तमाम मुद्दों के बीच सरकार ने भी जरूर मास्टर स्ट्रोक खेला है कि जातिगत जनगणना जो विपक्ष का मुद्दा था उसको इंप्लीमेंट करने का फैसला कर लिया है, लेकिन ये तमाम मुद्दे अभी भी बने हुए हैं और सरकार इन पर घिरी नजर आ रही है। सुन लेते हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। पहले यहाँ पर वक्फ का इशू था जो मुल्क के लेवल पर था, नेशनल लेवल पर था, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अब्रप्टली हमारा जो पहलगाम का अनफॉर्चुनेटली इनह्यूमन इंसिडेंट हो गया, जिसमें 35 साल के बाद कश्मीर के लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होकर एक ही आवाज़ में बात की थी, ये हमारा काम नहीं है, ये कश्मीर है। तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है और उसके बाद 2 मुल्कों में जो एक खलीश पैदा हो गई है,
यहाँ से बोलते हैं वो करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी का जंग के माहौल और अलग से जानना चाहेंगे। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो तजुर्बा है? देखिए, मैं आपसे कहूँगा, वक्फ की जो बिल है हम उसको अपोज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हम समझते हैं कि वक्फ की बिल को हमें भूलना नहीं चाहिए। वो आज भी मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट के पास है। हम उम्मीद करेंगे सुप्रीम कोर्ट हमसे जस्टिस करेगी। एक तो वो है। पहलगाम का वाक़ा जो है ये दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। मैं नहीं समझता हूँ कोई भी इंसानियत को समझने वाला, इंसानियत को जानने वाला ये कबूल करेगा कि ऐसा होना चाहिए। नफ़रतें इससे बढ़ जाती हैं। अब किसका ये मकसद था कि नफ़रत पैदा करें? क्यों करें? उससे उनका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि कश्मीर उससे तो फैसला हो नहीं सकता। वो कहते हैं हमारी शाह रग है, ये कहते हैं हमारा अटूट अंग है, और ये बीच में हम लोग मर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों के बीच अब एक बड़ा मुद्दा है जिसको कहा जा रहा है कि बीजेपी के समर्थक उसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, यानी जातिगत जनगणना कराने का सरकार ने जो फैसला किया है। लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर जो सरकार के लोग अभी तक विरोध कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बन गई है कि वो क्या कहें। अब तो बीजेपी के तमाम नेता भी इस मुद्दे पर विपक्ष को ही धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं के एजेंडे को हमारी सरकार ने लागू किया है और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ और सबका विकास उस नारे से जोड़कर देख रहे हैं हम लेंदु जी। कई नेताओं के इस तरह के बयान हम लोगों ने सुने हैं अभी, और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बयान जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका आया है। उनका कहना है कि मोदी जी ने तो लालू जी का सपना जो है वो साकार किया है। यानी और उससे पहले उन्होंने राजीव गांधी का सपना साकार उससे पहले राजीव गांधी का सपना साकार किया था, और मोदी जी तो कांग्रेस के और आरजेडी के सपने साकार कर रहे हैं। यानी बीजेपी अब खुद ये मान लीजिए एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर क्या तगड़ा कटाक्ष है सम्राट चौधरी का, ये तो वो जाने क्या है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि मोदी जी कांग्रेस का सपना भी स्वीकार कर रहे हैं और लालू जी का भी सपना स्वीकार कर रहे हैं। ये सम्राट चौधरी साफ तौर पर कहा है। हम बाइट सुनवा नहीं सकते चूंकि वो दूसरा मसला है कॉपीराइट वगैरह का, तो इसलिए, लेकिन उनका ये वक्तव्य जो है सामने आया है कि वो मोदी जी ने जो है ये लागू करके लालू कि उन्होंने महिला आरक्षण लागू किया, तो सोनिया गांधी ने कहा कि ये राजीव गांधी का सपना था महिला आरक्षण, तो उनके सपने को उन्होंने पूरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब इस पर आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ये लालू यादव का सपना था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं के सपनों को, उनके एजेंडे को, उनके मुद्दों को साकार करने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के नेता अपने को ठगे से महसूस कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम समर्थक ठगे महसूस कर रहे हैं, खासकर उन लोगों ने जो बहुत मुखर होकर इसका विरोध करते रहे और अब उनको मुंह छिपाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, मतलब बीजेपी के जो समर्थक हैं और मोदी जी के समर्थक हैं, उनके सामने बड़ा संकट हो गया है कि अभी देखिए पार्टियां हैं समीर जी, वो तो अपना स्टैंड बदल लेती हैं, तो उनके पास तो तर्क आए आते हैं कि हमने इसलिए समर्थन किया, उसलिए समर्थन किया। जो समर्थक वर्ग होता है उसके सामने बड़ा एक संकट होता है कि भाई सोशल मीडिया पर या परिवार में या समाज में अब वो जिन तर्कों को देता रहा है अभी तक, अब वो लोग उसकी खिंचाई करते हैं, तो उसके सामने बड़ा संकट होता है। मैं देख रहा हूँ कि एक जहरीला एंकर है, वो बेचारा लिख रहा है कि पहलगाम में तो जब वो जाति नहीं पूछी थी, अभी तो 2-2.5 घंटे पहले उसने ट्वीट किया। तो अब समझिए कि उन जहरीले एंकरों का क्या होगा जो बेचारे अभी तक जो थे वो जहर फैलाते रहते थे जाति की जनगणना को लेकर, तो उनको तो एक तरह से कहा जाए बीजेपी ने बिल्कुल निरुत्तर कर दिया। तो ये बड़ा संकट होता है समर्थकों के आगे। उनको निरुत्तर कर दिया, नितिन गडकरी जैसे नेताओं को निरुत्तर कर दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसों को निरुत्तर कर दिया, और एक है तो सेफ है कहने वाले प्रधानमंत्री को भी निरुत्तर कर दिया है। जी बिल्कुल। तो इस मुद्दे पर बीजेपी ने जिस तरह से विपक्ष के एजेंडे को लागू तो किया है, विपक्ष का जो वादा था उसको पूरा तो किया है, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं का और खुद अपने को भी निरुत्तर किया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में इसकी आलोचना करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जातिगत जनगणना की बात करने वालों को अर्बन नक्सल जैसे शब्दों से भी उन्होंने नवाजा। अब ये पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी
जिसकी वजह से ये फैसला उसको लेना पड़ा। जी बिल्कुल, अब मजबूरियाँ, अब कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। कव्वाली का याद आ गया समीर जी मुझको, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अब ये तो मजबूरियाँ रही होंगी, अब जो भी मजबूरियाँ रही हो, जाहिर सी बात है समीर जी, मजबूरियाँ राजनीतिक हैं, व्यक्तिगत मजबूरियाँ नहीं होती हैं राजनीति में। राजनीतिक मजबूरियाँ हैं, एजेंडे की मजबूरियाँ हैं। और जैसा कि खुद सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने लालू जी का सपना साकार किया है। तो अब ये मोदी जी पर कटाक्ष है कि लालू जी पर कटाक्ष है तो सम्राट चौधरी जाने, लेकिन असली समाचार इसके बीच जो है, बिटवीन द लाइंस, वो ये है कि विपक्ष के एजेंडे को अब बीजेपी लागू कर रही है। उसका अपना एजेंडा पीछे छूट रहा है, उसके एजेंडे में अब दम नहीं बची है। शायद भारतीय जनता पार्टी ये इस हद तक स्वीकार करने पर पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, इसको स्वीकार करने पर वो पहुंच चुकी है। और ये जातिगत जनगणना कराने का जो फैसला है वो इन सब चीज़ों की बातों की पुष्टि करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी इस मुद्दे पर एकदम अड़े रहे और आखिरकार सरकार को मजबूर होना पड़ा। पूरा इंडिया गठबंधन, तमाम नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो और अखिलेश यादव हो, जो उन सभी नेताओं की ये मांग थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए, और या हम जब सरकार में आएंगे तो कराएंगे, लेकिन विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी को ही जातिगत जनगणना करानी पड़ रही है। तो ये बड़ा सवाल है और ये दिखाई पड़ता है कि लोकतंत्र में लोक की आवाज़ कितनी मजबूत होती है। किसी को भी उसको इग्नोर नहीं कर पाता है कोई भी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। बहुत सारे फैसलों को इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा, जिस पर वो जिद पर अड़े थे कि हम इसको लागू करके रहेंगे। अब उसमें एक जातिगत जनगणना भी है कि आखिरकार इस मुद्दे को भी उनको स्वीकार करना पड़ा और ये फैसला लेना पड़ा। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। हमारे तमाम कार्यक्रमों को आप देखिए जो हमारे नियमित कार्यक्रम है, और बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स, उन सब के लिए जुड़े रहिए डीबी लाइव से। इस कार्यक्रम को फिलहाल समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।